बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। तो हमारा कल तक का लेक्चर जो था वो आप लोगों ने डेफिनेटली सुन लिया होगा और समझ लिया होगा, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हाउ सब्सटेंसेस एंटर एंड लीव द सेल। आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा होगा अपने बीएससी के अंदर, एफएससी के अंदर कि जो बेसिक फिनोमेना इन्वॉल्व होता है जिससे हमारे सेल्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल को, वो मोस्टली जो है वो डिफ्यूजन होता है। तो उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं और उसको हम कैसे आगे लेके चलते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कौन कौन से फिनोमेना इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें आपको पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उससे मटेरियल्स जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्रॉस करते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे टाइप किया मटेरियल में क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू पैसिव और एक्टिव मैकेनिज्म। पैसिव और एक्टिव का भी आपको डिफरेंस पता होगा। पैसिव में तो यही होता है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो चीज मूव कर जाती है। एक्टिव में इन्वॉल्व होती है एनर्जी और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। तो जिन सब्सटेंसेस को मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी से कंपनसेट होती है। इनसाइड सेल जब वो आ जाते हैं तो साइटोप्लाज्म में आते हैं। अब पैसिव के दो टाइप से आगे यानी ये जो मूवमेंट होगी वो दो तरह की हो सकती है, या तो डिफ्यूजन की मूवमेंट होगी या कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होगी। डिफ्यूजन में तो यही होगा कि सब्सटेंसेस जो हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो मूव कर जाते हैं। कैरियर मीडिएटेड में हमारे पास स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो इनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती हैं। किसी भी सब्सटेंस को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में लाना हो तो वो थ्रू कैरियर प्रोटीन वहां से मूव करके ट्रेवल करके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। अब ये जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ये दोनों तरह की होती है, पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है। एक्टिव में सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि वहां पर एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होगी। इसी तरह आप देख रहे हैं कि एक्टिव मैकेनिज्म जो है उसको एटीपी रिक्वायर है और उसके भी आगे दो टाइप्स हैं, एक वेजिक्यूलर ट्रांसपोर्ट है और एक कैरियर मीडिएटेड। कैरियर का तो आपको समझ आ गया कि थ्रू स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है ये ट्रांसफर होगा। और इसी तरह से जो वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर इंट्रासेलुलर वेजिकल्स होती हैं जो कि इसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती है। और ये हमेशा एक्टिव ही होगी, ये कभी भी पैसिव नहीं होगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये भी इसी तरह से सेल सब्सटेंसेस की मूवमेंट को शो कर रहा है। जो आपके पास प्रोटीन्स हो सकती हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हैं, आयंस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर में आ रहे हैं, ये कौन कौन सी चीजें ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अलाउ एनी सब्सटेंस टू पास विदाउट डिफिकल्टी, अ सेल सराउंडेड बाय फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन कैन नॉट सर्वाइव। ऐसा होता नहीं है मोस्टली कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है जो हमारे जितने भी सेल्स हैं उनको सराउंड किया होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ने। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ही ये है कि वो कुछ सब्सटेंसेस को तो अलाउ करेगी कि वो वहां से पास आउट कर दे और कुछ सब्सटेंसेस को वहां से ब्लॉक करेगी, फिर वो किसी स्पेसिफिक कैरियर या किसी वेसिकल के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको तीन एग्जांपल बताई हुई है, एक फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन की, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की और एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की। ठीक है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन किसी भी चीज को अलाउ नहीं करेगी। तो ऐसा भी नहीं होता, मोस्टली जो है सेल्स जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में सराउंड किया होता है कि वो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है पास करने में और कुछ को नहीं करती। तो बेसिकली परमिएबिलिटी होती क्या है? परमिएबिलिटी की यहाँ आपको डेफिनेशन बताई हुई है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन that determines precisely which substance can enter or leave the cytoplasm। कि वो अलाउ करेगी कि किस सब्सटेंस ने एंटर हो सकता है, कौन सा सब्सटेंस और कौन सा जो है वो लीव कर सकता है। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ड्राइवन बाय कंसंट्रेशन डिफरेंस। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि डिफ्यूजन जो है वो बेसिकली कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंसेस मूव करते हैं। ये आपने बहुत पहले बचपन में ही अपनी साइंस की बुक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि जैसे हम शुगर डिजोल्व करते हैं तो वो एक जगह से अगर हम उसको दो जगहों पर मीडियम प्रोवाइड करें तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर बताई हुई है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जो ब्लू है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और जो येलो आपको शो हो रहा है ये साइटोप्लाज्मा यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल है।
अच्छा, यहाँ पे बेसिकली डिफ्यूजन का फिनोमेना भी आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ आपको प्रोटीन कैरियर्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रोटीन कैरियर्स है। तो लिपिड soluble molecules and soluble gases यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये कौन कौन से सब्सटेंस यहाँ से मूव कर सकते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि आपको पता नहीं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी नेचर क्या होती है। ये बेसिकली जो है वो लिपिड इन नेचर होती है, यानी कुछ प्रोटीन्स होती है इसमें और कुछ लिपिड्स के सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये जो इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपने अंदर से क्रॉस करने की परमिशन देती है। ठीक है, जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी ये प्लाज्मा बाइलेयर जो होती है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, इसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ हेल्पिंग मटेरियल चाहिए होगा। जैसे ही आपको नजर आ रहे हैं कि ये जो है प्रोटीन की वेसिकल्स हैं, या ये कोई भी ऐसा हेल्पिंग जो है वो चैनल है जिसके थ्रू वाटर सॉल्युबल मटेरियल अंदर जा सकता है। लिपिड सॉल्युबल तो वैसे ही डिसॉल्व करके वैसे ही क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा उसको किसी हेल्पिंग चैनल की जरूरत होगी, किसी रास्ते की जरूरत होगी जिसके थ्रू वो गुजरेगा। जिस तरह से अब यहाँ पे बताया हुआ है कि सम लार्ज मॉलिक्यूल्स cannot fit through the membrane channels and cannot diffuse through the lipid bilayer of the membrane. They can cross the plasma membrane only by means of carrier मैकेनिज्म्स। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर तीन तरह के सब्सटेंसेस की बात हो गई। तीनों को आपको डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर बताया गया। एक लिपिड सॉल्युबल, सेकंड वन वाटर सॉल्युबल एंड थर्ड वन लार्जर मॉलिक्यूल्स। लिपिड सॉल्युबल क्रॉस कर जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर सॉल्युबल को स्पेशल चैनल्स चाहिए, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो भी स्पेशल मैकेनिज्म, स्पेशल कैरियर मैकेनिज्म के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते मेम्ब्रेन को। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होता है? ये इसमें कोई सेलुलर एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर किसी तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। डोंट यूज कैरियर प्रोटीन, ना ही इसके अंदर कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। और ऑस्मोसिस भी बेसिकली एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। डोंट यूज कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हो गया। फिर उसके बाद आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बताया जा रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे नाम से पता है किसको, एटीपी और अदर एनर्जी सोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो तरह से है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है यानी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। यहाँ से आपको देखें, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ये क्या चीज होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ए कैरियर प्रोटीन। मूवमेंट फॉलोज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू यहाँ से मूव कर जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज कैरियर प्रोटीन। Nutrients that are insoluble in lipids and too large to fit through membrane channels may be transported across the plasma membrane by carrier proteins. Many carrier proteins move a specific substance in one direction only, either into or out of the cell. ठीक है, ये आपको दो तरह के कैरियर प्रोटीन नजर आ रहे हैं। कुछ जो है ये सेल के अंदर ला रही है सब्सटेंसेस को, और कुछ सेल के बाहर लेके जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ये रिसेप्टर नजर आ रहा है। ठीक है, रिसेप्टर साइट है। यहाँ पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के लिए कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन है कि ग्लूकोज के बाइंड करेगा, और यहाँ पे ये कैसे ओपन होकर इसको अंदर लीव कर देगा। तो इस तरह से ये ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस प्रोटीन के थ्रू हो रही होती है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। Active transport requires carrier protein that moves specific substance across membrane. It can continue despite an opposing concentration gradient. If the carrier moves one solute in one direction and another solute in the opposite direction, it is called an exchange pump. अच्छा, जिस तरह से हमने यहाँ देखा ना कि यहाँ प्रोटीन इन्वॉल्व है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सब्सटेंस को मूव कराती है इनसाइड द सेल, और उसके अंदर एक्सचेंज पंप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो एक्सचेंज पंप्स में क्या होता है कि जो जिस तरह से आपको यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप नजर आ रहा है कि वो पोटेशियम को मूव आउट करा रहा है और सोडियम को इनसाइड करा रहा है। जबकि प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन जहां जिस तरह से यहाँ से हमने देखा है ना कि यहाँ पे ये एक ट्रांसपोर्टर है, इससे ग्लूकोज को इनसाइड लेकर आ रहा है, कोई एक्सचेंज मटेरियल बाहर नहीं जा रहा।
सिर्फ ग्लूकोज को इनसाइड ला रहे हैं, लेकिन जो एक्सचेंज पंप होते हैं ये एक मटेरियल को बाहर निकालते हैं, दूसरे को इनसाइड लेकर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे सोडियम को इनसाइड लाया जा रहा है और पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है। One of the most common active transport system is the sodium potassium change pump. One ATP molecule is consumed for each 3 sodium molecules that are ejected from the cell, while 2 potassium ions are reclaimed. ठीक है, 3 सोडियम मूव आउट कर रहे हैं और 2 पोटेशियम मूव इन कर रहे हैं सेल के। Active transport require ATP or other energy source. Active transport use carrier proteins. Sodium potassium pump 3 sodium out and 2 potassium inside the cell. ठीक है, सॉरी मैंने पीछे आपको बताया कि सोडियम ये एक्सचेंज इस तरह से है कि 3 सोडियम इनसाइड आउटसाइड जाएंगे तो 2 पोटेशियम इनसाइड आएंगे। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का आपको एक एग्जांपल दी गई है। आगे भी आपको यही बताया जा रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है वो रिक्वायर एटीपी और अदर एनर्जी सोर्सेस। इसके अंदर आपको एग्जांपल दी हुई है। वेजिकल फॉर्मेशन जिसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जैसे पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस आपने पढ़ी होगी कि पिनोसाइटोसिस जब हम कोई लिक्विड मटेरियल जो है उसका वेजिकल उसके को सराउंड करके और उसको इनसाइड एक वेजिकल बनाकर अंदर ले आती है तो इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसी तरह सॉलिड मॉलिक्यूल को जब अंदर लाया जाएगा तो फेगोसाइटोसिस कहलाएगी। फिर नेक्स्ट है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। In receptor-mediated endocytosis, target molecules bind to receptor proteins on the membrane and membrane subsides or triggering vesicle formation. ये जिस तरह से नजर आ रहा है आपको पीरियोसाइटोसिस का भी नजर आ रहा है कि लिक्विड मटेरियल को अंदर सराउंड कर लिया गया है और इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, और उसके अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि वो किस स्पेसिफिक चीज को अपने साथ बाइंड करने को अलाउ करते हैं। ये जो भी सब्सटेंस है ये इसके साथ अटैच हो गया और फिर इसका एक वेजिकल बन गया, ये दोबारा लेवल पे आ जाएगी और ये वेजिकल अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर जाएगा। Water small molecules enter the cell across the vesicle membrane once the vesicle inside the cytoplasm, or each cell has specific sensitivities to extracellular material depending on which receptor protein are present in the plasma membrane। यानी कि जो भी इसके रिसेप्टर होगा वो जिस स्पेसिफिक सब्सटेंस को अलाउ करेगा उसी का वेजिकल बना के उसको साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करवा देगा। फिर इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की एक एग्जांपल है फेगोसाइटोसिस। सिमिलरली जो सॉलिड मॉलिक्यूल है इसने इसको सराउंड किया वेसिकल ने और इसको इनसाइड सेल ले आया। इसी तरह एक्सोसाइटोसिस का सिर्फ ये नहीं कि सब्सटेंसेस मूव इन करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, इस तरह से सब्सटेंसेस मूव आउट भी करते हैं कि जो भी ये वेस्ट मटेरियल है इसके इर्द गिर्द वेसिकल बनेगा और ये सब्सटेंस को बाहर निकाल देगा। अब हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो गया जिसमें हमने क्या पढ़ा है, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी है, हमने डिफ्यूजन पढ़ी है, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ी है, हमने फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सब चीजें और इनके साथ इनके एग्जांपल्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ही पढ़ा दिया था जिसमें नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा जो है वो सेल अडेप्टेशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो सेल अडेप्टेशन है। सेल अडेप्टेशन क्या चीज होती है कि अडेप्ट होता है कि किसी चेंज के थ्रू उस चेंज को एक्सेप्ट करके कोई चेंजेस सेल के अंदर आ जाए तो जो चेंजेस आएंगी वो उसके अडेप्टेशंस कहलाएंगी। सेल अडेप्टेशन रेफर टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ए सेल इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज। किसी एनवायरमेंट के अंदर कुछ चेंज आ गया तो सेल ने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लिया तो उस मॉडिफिकेशन को अडेप्टेशन कहते हैं। Normal functioning of the cell is always threatened by various factors
जैसे स्ट्रेस है, केमिकल एजेंट है, कोई डिजीज है, कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड है, ये सारी चीजें सेल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करती हैं। येट द सेल सर्वाइवल्स एंड कंटिन्यूज द फंक्शन बाय मींस ऑफ अडेप्टेशन, यानी ये जो सब इसके ऊपर अटैकिंग में सब्सटेंसेस अटैक कर रहे होते हैं उससे सेल के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। Only during extreme condition the cell fails to withstand these various factors which result in destruction and death of the cell। अगर सेल इन सब चीजों के रिस्पॉन्स में, इन प्रॉब्लम्स के रिस्पॉन्स में अडेप्ट नहीं कर पाता, सवेयर किस्म के उसके ऊपर जो है वो चेंजेस, एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई है, तो एट द एंड पे सेल डेथ होती है। यानी कि पहले बॉडी सरवाइव करने की कोशिश करती है। या अभी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से बॉडी जो है वो पहले सरवाइव करने की कोशिश करती है, और अगर वो सारे चेंजेस के बावजूद सरवाइव नहीं कर पाती तो फिर वो जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। सेलुलर अडेप्टेशन अकर बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, में से कोई भी हो सकता है। एट्रोफी है, हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया। एट्रोफी, एट्रोफी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि सेल की जो ओरिजिनल शक्ल है उसके अंदर चेंजेस आ जाए। एट्रोफी मीन डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल। एट्रोफी ऑफ मोर नंबर ऑफ सेल रिजल्ट इन डिक्रीज्ड साइज और वेस्टिंग ऑफ द कंसर्न टिश्यू ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। कि कुछ इस तरह का एनवायरमेंटल चेंज आया है कि सेल को अपना साइज जो है वो रिड्यूस करना पड़ा है। अब कॉजेज क्या हो सकती है उसकी? पुअर नरिशमेंट के हालात ऐसे हैं कि नरिशमेंट सही तरह सेल को नहीं मिल पा रही। डिक्रीज ब्लड सप्लाई, किसी जगह पे किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो वहां के सेल्स के अंदर एट्रोफी होने लग जाएगी। लैक ऑफ वर्कलोड और एक्सरसाइज के मूवमेंट नहीं हो रही उस जगह की तो भी उसकी एट्रोफी हो सकती है। लॉस ऑफ कंट्रोल बाय नर्व्स और हार्मोन्स के जो सेल्स हैं उनका कंट्रोल बेसिकली नर्व्स और हार्मोन्स के थ्रू होता है ना, तो अगर वहां पर नर्व्स प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रही, वहां पे हार्मोन्स अपना फंक्शन नहीं शो कर रहे, तो फाइनली वो सेल एट्रोफी की तरफ जाएगा। इंट्रिंसिक डिजीज ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, किसी भी डिजीज, किसी भी टिश्यू या ऑर्गन की कोई डिजीज हो जाती है तो इन सारी चीजों के रिजल्ट में सेल्स अपना साइज जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। एट्रोफी इज ऑफ टू टाइप्स, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी और पैथोलॉजिकल एट्रोफी। जैसे नाम से पता चला, फिजियोलॉजिकल के अंदर तो ये होगा कि सेल की अपनी को फंक्शनिंग है वो उसको डिस्टर्ब कर रही है उसकी वजह से, और पैथोलॉजी में कोई डिजीज इन्वॉल्व है उसकी वजह से एट्रोफी हो रही है। एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एट्रोफी आर atrophy of thymus in childhood and tonsils in adolescence। जिस तरह से हम बड़े होते हैं तो खुद ब खुद जो टॉन्सिल्स जो है वो रिड्यूस इन साइज हो जाते हैं। बचपन के अंदर कुछ लोगों को टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन और इशू होता है, लेकिन आफ्टर सम एज, आफ्टर सम टाइम वो चीजें रिजॉल्व हो जाती है क्योंकि वो जो लार्ज टिश्यू है वो खुद ब खुद ही रिड्यूस होने लग जाते हैं। इसी तरह जो एट्रोफी ऑफ थाइमस इन चाइल्डहुड, थाइमस भी एक ऑर्गन है जो कि चाइल्डहुड में उसकी रिडक्शन साइज हो जाती है, तो ये चीजें जो है ये फिजियोलॉजिकल एट्रोफी को शो करती है। पैथोलॉजिकल के अंदर हमेशा कोई डिजीज इन्वॉल्व होगी, नाम से पता चल रहा है पैथोलॉजी का मतलब ही डिजीज होता है। इज कॉमन इन स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, सेक्स ऑर्गन्स एंड ब्रेन। इनके अंदर कोई भी डिजीज आती है तो वो साइज रिड्यूस कर लेते हैं। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? हाइपरट्रॉफी जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें इंक्रीज होगा साइज का। हाइपरट्रॉफी इज द इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। हाइपरट्रॉफी ऑफ मेनी सेल रिजल्ट इन एनलार्जमेंट और ओवर ग्रोथ ऑफ ऑर्गन। इसकी वजह से सेल का साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है तो ऑर्गन का साइज भी उसी हिसाब से नॉर्मल से बढ़ जाएगा। इसकी भी आगे दो टाइप है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो है इज द इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड और एक्सरसाइज। अब देखिए ये जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स के जो मसल्स हैं वो इतने स्ट्रेंथन हो जाते हैं, या जो भी लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं तो उनके मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उनका वर्कलोड इंक्रीज होता है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, यानी इसमें कोई डिजीज इन्वॉल्व नहीं है। उसको किसी भी पर्सन की लाइफस्टाइल चेंज की वजह से फाइनली क्या हुआ कि वो स्ट्रेंथन ट्रेनिंग की वजह से स्केलेटल मसल जो है वो साइज में इंक्रीज कर गए। ventricular hypertrophy, increase in the size of ventricular muscles of the heart which is advantageous only if it in response to exercise। तो कुछ लोग जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ जाता है। ये नुकसानदेह नहीं है, ये फायदे की चीज है अगर तो सिर्फ एक्सरसाइज के रिजल्ट में हो रहा है कि उनका हार्ट जो है वो बेटर पंप कर रहा होगा ब्लड को। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी जो है इसमें क्या होता है कि साइज इंक्रीज होता है किसी डिजीज की कंडीशन में। हाइपरट्रॉफी जैसे कि pathological conditions such as high blood pressure where the workload of ventricle increases
हाई ब्लड प्रेशर में भी जो वेंट्रिकल्स है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसकी रीजन क्या होती है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ रहा होता है और उसकी वजह से उनका साइज इंक्रीज होता है। तो ये पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी क्या है कि कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी इज द इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्गन दैट occurs in order to compensate the loss or dysfunction of another organ of same tissue, कि किसी और टिश्यू का वर्क शेयर करने की वजह से दूसरे सेम टिश्यू को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे ये किडनी की फंक्शनिंग में आप देखें कि मोस्टली जब ये होता है कि एक किडनी वर्किंग नहीं है और दूसरी किडनी पे ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, तो वो वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो गया है। तो ये कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी के अंदर आता है। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ड्यू टू इंक्रीज इन सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये कोई एक ही सेल इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि सेल डिवाइड ज्यादा हो रहे हैं और ज्यादा डिवाइड होने की वजह से उनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। ये एक एबनॉर्मल प्रोसेस है और अनयूजुअल प्रोड्यूशन ऑफ सेल, ये बेसिकली कैंसर के केस पे ऐसा होता है कि वो जो सेल्स हैं उनकी डिवीजन ज्यादा हो रही होती है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एबनॉर्मल और सॉरी abnormal or unusual proliferation of cell due to constant cell division. Hyperplasia results in gross enlargement of the organ, यानी बहुत ज्यादा उसका organ का size बढ़ जाता है। Hyperplasia involve constant cell division of normal cells only. Hyperplasia is of three types. इस hyperplasia की भी आगे तीन टाइप है, एक फिजियोलॉजिकल है और कंपनसेटरी है और पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया इज द मोमेंटरी अडेप्टिव। मोमेंटरी का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए सेल्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज डिवीजन, जैसे कि जो है प्रोलिफरेशन फेज ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसके अंदर क्या होगा कि सेल्स ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं और एंडोमेट्रियल सेल्स जो है उनकी यूट्रस में इंक्रीज हो रहा है उनका नंबर, और वो इसी तरह से उनकी शेडिंग बढ़ती जा रही है। तो ये सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए हो रहा है ना, पूरे यानी कि पूरे उससे हमेशा से ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए मोमेंटरी एडेप्टिव चेंज आया है कि उस वक्त के लिए ये एंडोमेट्रियल के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और शेड हो रहे हैं। कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया इसी तरह है कि कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया जो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्डर टू रिप्लेस द डैमेज्ड सेल्स ऑफ ऑर्गन, यानी जिस तरह से हमारा नॉर्मली क्या होता है कि सेल की रीजनरेशन हो रही होती है या सर्जिकल रिमूवल ऑफ डैमेज्ड पार्ट ऑफ लिवर, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिवर सेल रिजल्टिंग इन रीजनरेशन। या लिवर के अंदर कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उसको उसके डैमेज पार्ट को वहां से रिमूव कर दिया गया, तो बाकी के सेल्स जो है वो लिवर के वो डिवाइड होके उसका उसको जो है कंपनसेट करेंगे वो जितना लॉस हुआ है, तो उसको वो इसके कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल में आ जाता है। Pathological hyperplasia is increase in number of cells due to abnormal increase in hormone secretion. It is also called hormonal hyperplasia. For example, in gigantism. Gigantism कुछ लोगों का ज्यादा बड़ा कद होता है नॉर्मल लोगों की निस्बत। इसी तरह हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन उनमें ज्यादा हुआ है और उसकी वजह से ओवर ग्रोथ हो गई है बॉडी की। डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिस्प्लेजिया इज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal change in size, shape and organization of cell. Dysplasia is not considered as true adaptation and is suggested as related to hyperplasia. It is common in epithelial cells of cervix and respiratory tract. उसके अंदर इस तरह से होगा कि abnormal change in size हो जाएगा। Metaplasia is the condition that involves replacement of one type of cell with another type. It is of two types. Metaplasia में ये नहीं है कि वही सेल इंक्रीज हो रहे हैं, बल्कि चेंज हो गया, सेल की टाइप भी चेंज हो गई है, रिप्लेसमेंट हुई कि एक सेल इंक्रीज उसकी जगह पे दूसरे सेल का जो है वो इंक्रीज हो रहा है साइज। फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया में क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ सेल इन नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया। एग्जांपल्स आर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोनोसाइट्स इनटू मैक्रोफेजेस, यानी एक टाइप ऑफ सेल से दूसरे टाइप ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ने लग जाए। Pathological metaplasia क्या होगा? Is the irreversible replacement of cell due to constant exposure to harmful stimuli. For example, chronic smoking result in transportation of normal mucus-secreted ciliated columnar epithelial cells into non-ciliated squamous epithelial cells. ये आप
अगर एनाटॉमी से कभी थोड़ा बहुत वास्ता पड़ा होगा आपका, तो ये सेल्स के टाइप्स हैं, जिसमें स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, और कोलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। जो कोलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं। लेकिन स्मोकिंग से और इस तरह की चीजों से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो इन सेल्स की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, कि फिर ये कोलमनर एपिथेलियल सेल्स नहीं पैदा होंगे, बल्कि इसकी जगह पे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, विच इज इनकेपेबल ऑफ म्यूकस नहीं प्रोड्यूस होगी। जब म्यूकस नहीं होगी तो फिर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। सेल डीजनरेशन, अब ये तो सारे प्रोसेस है ना, जिसमें हमने देखा कि सेल्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। डीजनरेशन का मतलब है कि उसका डैमेज हो जाए सेल्स और वो फाइनली डेथ वाली स्टेज पे जाए। सेल डीजनरेशन इज अ प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज ऑफ द सेल एट साइटोप्लाज्मिक लेवल विदाउट अफेक्टिंग द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस नहीं डैमेज हो रहा, बल्कि सेल्स का साइटोप्लाज्मिक पोर्शन जो है वो डैमेज हो रहा है। डीजनरेशन में रिजल्ट इन फंक्शनल इम्पेयरमेंट or deterioration of tissue of an organ. It is commonly in metabolically active organs like liver, हार्ट एंड किडनी। इसमें क्या होगा कि उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस अलाइव है लेकिन साइटोप्लाज्म एक्टिव नहीं, एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। डिजेनरेटिव चेंजेस आर रिवर्सिबल इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। काजेस डिजेनरेशन की क्या हो सकते हैं, यही हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन सेल्स, सेल्स के अंदर फ्लूइड भर जाए, या फिर फैट इन्फिल्ट्रेशन इनटू द सेल, या फिर कैल्सिफिकेशन ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेलिस। इन सब के नतीजे में ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, इन सब के नतीजे में क्या होगा कि जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म डैमेज हो जाएगा, कि न्यूक्लियस अलाइव है, ये रिवर्सिबल है, दोबारा से ये सारी कॉज खत्म कर दी जाए, जितने भी प्रॉब्लम्स है खत्म हो जाए, तो सेल अपनी एक्टिविटी दोबारा शुरू कर सकते हैं। Cell aging is the gradual structural and functional changes in the cell that occur over the passage of time. It is now suggested that cell aging is due to damage of cellular substances like DNA, RNA, protein, and lipids. When the cell becomes old, when more cellular substances are damaged, the cellular function decreases. This causes deterioration of tissue, organs, or parts of the body. Finally, the health of the body starts declining, and this leads to death. So, the cell aging determines the health and lifespan of the body. स्टेम सेल्स का यहाँ पे जिक्र क्यों किया है, क्योंकि स्टेम सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा आज की टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं रिप्लेसमेंट के अंदर, और इनकी वजह से इनमें ज्यादा रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। तो हमें थोड़ा सा इनका पता हो कि स्टेम सेल्स आर प्राइमरी सेल्स कैपेबल ऑफ रीफॉर्मिंग themselves through mitotic division and differentiating into specialized cells. These cells serve as a repair system of the body and are present in all multicellular organisms. तो ये बेटा सारा कुछ जो था वो इस लेक्चर के बारे में था। जो भी चीज आपको समझना है आप लोग पूछ लीजिएगा, या जब लाइव सेशन होगा तो डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू।